देवेंद्र जी, बड़े प्यार से देवा भाऊ कहते हैं महाराष्ट्र में लोग आपको, और देवा भाऊ लोगों से कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। इलेक्शन के दौरान आपके वीडियो चलते हैं, जागो हिंदू जागो। तो क्यों समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि बांटने का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे से दूर हो जाओ। मैं कह रहा हूं एक आओ, एक है तो सेफ है। इसका मतलब समाज को साथ लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स चल रहा है, जिस प्रकार से ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माइंड से पूरे समाज को जाति जाति में विभाजित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया अलायंस ने किया, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, एक है तो सेफ है, उसी नारे को हम लोगों के बीच लेकर गए। तो मुझे लगता है कि ये तो एक बहुत पॉजिटिव बात है। एक है तो सेफ है, एक पॉजिटिव बात है। किसी भी समाज को हमने यही संदेशा देना चाहिए, आप एक रहिए, अलग रहिए। कहाँ कहा हमने? आप तो कह रहे हैं जागो हिंदू जागो, तो मुसलमान ही जागें। वो सोए ही नहीं है, वो सोते ही नहीं है। तो मैंने आपकी कविता सुनी थी जिसमें आपने हिंदुओं को जगाने की बात कही थी। देखिए, ये एक्चुअली ये कोई मेरी कविता नहीं है। ये जो गीत है ये राम जन्मभूमि आंदोलन के समय का गीत है। और राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं गया था, उस आंदोलन में हर समय पर मैं था। तो जिस समय राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, उस समय मैंने ये गीत गाया वापस, इतने सालों के बाद। और वो रिकॉर्ड होकर वायरल हो गया और चुनाव में भी वो चला। आपको तो पता है आजकल रिकॉल वैल्यू होती है। आपको याद है क्या गीत था वो? हाँ, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागी थी झांसी की रानी, खूब लड़ी पर हार न मानी, मचा दिया संग्राम जागो जागो तो, जागे थे वीर शिवाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, चमक उठी तलवार जागो जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे अपने लाल थे वारे, लुटा दिया परिवार जागो जागो तो, जागे थे भगत सिंह दीवाने, फांसी झूले हार न माने, मचा दिया संग्राम जागो जागो तो। ये कितना अच्छा गीत है, क्या करा देते हैं। अब इस गीत में ये भी लाइनें हैं, जागे हैं नरेंद्र भाई, 370 को दिया हटा, आतंक का काम तमाम, जागो हिंदू जागो तो। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें क्या गलत है? देखिए, इस देश में जब भी समाज सोया, उस समय किसी ने समाज को जगाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस समय हमारे देश में बड़े बड़े राजे और रजवाड़े ये मुगलों के अधीनस्थ काम कर रहे थे, ऐसे समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि नहीं, हमारा स्वराज होना चाहिए, हमारा राज होना चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से सभी समाज के लोगों को एकत्रित कर उनमें स्वतंत्रता का ज्वार भरा और उसके बाद स्वराज की स्थापना की, मुझे ऐसा लगता है कि हर काल में कोई ना कोई इस प्रकार से समाज को जगाता रहा है, और वही हमने बताने की कोशिश इस गीत से की है। अब जगाते जगाते आप क्या कहने लगे ये मैं आपको बताता हूँ। चुनाव के दौरान आपने कहा कि कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। थोड़ा इसमें गलत हो गया, थोड़ा गलत हो गया। वो था कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो भगवा लहराएगा पूरे पाकिस्तान पर। हिंदुस्तान पर तो भगवा है ही। आपने ये भी कहा कि जो लोग औरंगजेब की तस्वीरें देखते हैं और दुर्भावना फैलाते हैं, ये औरंगजेब की औलादें कहाँ से पैदा हो गई? बिल्कुल सही बात कही मैंने। देखिए, औरंगजेब हमारा हीरो हो ही नहीं सकता। वो तो बाहर से आए हुए लोग थे, वो कोई इस देश की मिट्टी से पैदा हुए लोग तो थे नहीं। और इस देश के लोगों पर अनन्वित अत्याचार औरंगजेब ने किए। इस देश में धर्म के नाम पर लोगों की हत्याएं औरंगजेब ने की। इस देश में हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम औरंगजेब ने किया। तो ऐसा औरंगजेब हमारा हीरो कैसे हो सकता है? वो नहीं हो सकता। भारत के मुसलमानों का भी हीरो वो नहीं हो सकता, क्योंकि भारत का मुसलमान
ये भले ही आज उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, पर एक ज़माने में इस भारत की मिट्टी से पैदा हुआ है। ये औरंगजेब की औलादे इस मिट्टी की नहीं है, ये बाहर से आई हुई औलादे हैं। इसलिए ये इस देश की हीरो हो नहीं सकती, न हिंदुओं की हो सकती है न मुसलमानों की हो सकती है। इसलिए जो औरंगजेब की बात करेगा उसको हम गाली देंगे या नहीं देंगे। अब औरंगजेब को जमीन के नीचे गए हुए तो 400 साल हो गए, लेकिन महाराष्ट्र में आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार है, आप कहते हैं कि हिंदू उसको पसंद नहीं करेंगे, मुसलमान पसंद नहीं करेंगे, फिर उसकी कब्र क्यों बनाई हुई है वहां पर? देखिए, कब्र तो बहुत पहले बनी हुई है, ये कोई आज बनाई हुई कब्र नहीं है। और मुझे पसंद आए चाहे नहीं आए, ये कब्र भारत सरकार के कानून के तहत आज से 60-70 साल पहले प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में उसको एक दर्जा दिया गया है, इसलिए वो कब्र है। इसलिए किसी के कब्र होना गलत नहीं है। कोई भी आदमी मरता है तो उसको कब्र मिले या उसका कोई वो बने, लेकिन मुझे तकलीफ तब होती है जब कोई उस कब्र पर जाकर फूल चढ़ाकर महिमा मंडन करता है। औरंगजेब ने महिमा मंडन करने लायक कोई काम इस देश में नहीं किया है। इस देश के साथ अन्याय किया है, इस देश को लूटा है, इस देश में अत्याचार किया है। इसलिए हाँ, कब्र है तो अपने कब्र में 400 साल नहीं 4000 साल वो सोए, लेकिन कोई जाकर वहां पर उसको कोई जाकर अगर भगवान का दर्जा देगा तो वो दर्जा हम मान्य नहीं करेंगे। देवेंद्र जी, मुंबई में ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 189 बेकसूर लोग मारे गए थे, 12 लोगों को लोअर कोर्ट ने सजा दी थी, हाई कोर्ट ने उन्हें माफ़ कर दिया। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि वो 189 लोगों को किसने मारा? देखिए, ये जो हाई कोर्ट का निर्णय आया, ये हमारे लिए भी एक शॉक था, इस प्रकार का निर्णय आना। फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को स्टे किया हुआ है। हम सुप्रीम कोर्ट में इस पर लड़ेंगे और जो एविडेंस हमारे पास है उन सबूतों के आधार पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट को एक कहेंगे कि लोअर कोर्ट ने दिया वो जो फैसला है उस फैसले को कायम करें। ओवैसी साहब की बात मैंने पढ़ी है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की है, देवेंद्र फडणवीस की है, और ये सरकार नहीं चाहती कि जो असली मुल्जिम हैं वो पकड़े जाएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ब्लास्ट हुआ 2006 में हुआ, जो मुल्जिम पकड़े गए वो 2006 में पकड़े गए, उनके ऊपर केस जो चली 2006 से चली, तो 2014 तक तो हमारी सरकार नहीं थी, तो दूसरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो इसलिए अब पीछे जाकर हमको उसके लिए दोषी करना ये तो मूर्खता होगी। लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, वो सरकार भले ही कांग्रेस की हो, मैं ये नहीं कहता कि उस सरकार ने कुछ गलत किया है या उस समय कोई गलत प्रकार की तफ्तीश हुई है, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। मुझे लगता है कि जो लोअर कोर्ट है उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो हाई कोर्ट जिस प्रकार से अप्रिशिएट करना चाहिए नहीं कर पाया है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए और हमारी बात में कोई ना कोई दम होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को स्टे कर दिया है। लेकिन देवेंद्र जी, जिन अफसरों ने, चाहे वो एसआईटी के थे चाहे पुलिस के थे, इस मामले की ठीक से जांच नहीं की, पर्याप्त सबूत हाई कोर्ट के सामने पेश नहीं किए, केस कमजोर रखा, उनके बारे में भी तो कुछ होना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि उन लोगों ने जो भी प्रोसिक्यूशन के लिए सबूत जमा किए उसके आधार पर ही लोअर कोर्ट ने उनको फांसी दी। हाई कोर्ट में तो फांसी कंफर्मेशन के लिए गए थे, हाई कोर्ट तो वापस एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करता है, तो फैक्ट्स के आधार पर वो अपना निर्णय करता है। तो कुछ कारणों से हाई कोर्ट को ये लगा कि लोअर कोर्ट का निर्णय ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ निर्णय दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि उसके ऊपर स्टे दिया है, तो ऐसे समय ऐसे अधिकारियों पर आप कार्रवाई करेंगे तो एक प्रकार से उनके साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने तक हमने रुकना चाहिए। ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि जो पकड़े गए थे लोग उनसे ज़बरदस्ती कबूलनामे लिखवाए गए और देवेंद्र फडणवीस की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, उन पर जुल्म करती है। ओवैसी साहब ने गजनी पिक्चर देखी है क्या? तो उनको याद करना चाहिए कि भाई ये सारी चीज़ें बीजेपी की सरकार आने से पहले हो गई है। 2014 में हम आए, ये ब्लास्ट ये 6 का है, उसका जो रिजल्ट है वो सारा खत्म होकर 14 में आ गया था।
ये बातें इसलिए भी पैदा होती हैं कि आपकी सरकार में ऐसे मंत्री हैं, नितेश राणे हैं, वो ये कहते हैं कि मराठी के नाम पर हमें क्यों मारते हो, जो गोल टोपी लगाते हैं, दाढ़ी उगाते हैं, उनको मारो कान के नीचे, तब पता चलेगा। नहीं, गलत है। किसी को भी भाषा के आधार पर मारा जाना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में आप रहते हो, आपको मराठी आनी चाहिए, ये आग्रह ठीक है, लेकिन ये दुराग्रह नहीं हो सकता। आप कोई मराठी नहीं बोलता है, इसके लिए आप उसको मार नहीं सकते। और ये जो नितेश राणे ने बात कही, वो बात अलग कहना चाहते थे, लेकिन जिस लहजे से कही उस लहजे को मैं समर्थन उसका नहीं कर सकता। वो ये कह रहे थे कि आप हिंदुओं को ही मार रहे हो, इतने बाकी लोग हैं कि जो मराठी नहीं बोलते, आप उनको क्यों नहीं मारते? वो तो कह रहे थे कि मदरसों में मराठी क्यों नहीं पढ़ाते, बिल्कुल उन्होंने आमिर खान क्यों नहीं मराठी बोलते, जावेद अख्तर क्यों नहीं मराठी बोलते। बात उन्होंने जो कही वो एक प्रकार से सही भी है, लेकिन ये बोलना गलत है, क्योंकि आप केवल भाषा के आधार पर या किसी धर्म के लोग ये भाषा नहीं बोलते, इसके आधार पर इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये गलत है, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मराठी के सवाल पर अगर कोई पूछना चाहते हैं आप मुझसे। मुंबई में जो मराठी भाषा को लेके लोगों को मारा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमका जा रहा है, उस पर आपकी सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही? देखिए, 2-3 घटनाएं निश्चित रूप से हुई है, और जो घटना करेगा उसके ऊपर हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। मैं पहली बात तो ये कहता हूँ कि महाराष्ट्र में मराठी सीखने के लिए कंपलसरी है, हमने उसको कंपलसरी किया है, उसमें हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जानी चाहिए, इस प्रकार का आग्रह करना ये भी गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मराठी नहीं बोल सकता है, उसको आप मारोगे, ये हमारी सरकार को मंजूर नहीं है। ऐसा जो करेगा उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। आपकी पार्टी के सीनियर एमपी हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों को तुम बिहार आओ, तुम यूपी आओ, तुम तमिलनाडु आओ, पटक पटक के मारेंगे। देखिए, ये भी बहुत गलत है। हालांकि उन्होंने क्या कहा है मैंने पूरा देखा नहीं है, पर अगर ऐसा कहा होगा तो ये भी गलत है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं, इतने संकुचित हम कैसे हो रहे हैं। और विशेष रूप से मैं तो हमारे मराठी भाइयों के बारे में कहना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति क्या, हमारा इतिहास क्या है। मराठों ने केवल महाराष्ट्र के लिए, मराठी के लिए लड़ाई नहीं की। इस देश में हिंदवी स्वराज तैयार करने वाले मराठे थे। मराठों ने पानीपत की लड़ाई ये किस लिए लड़ी? वो तो अहमद शाह अब्दाली ये कहता था कि पंजाब, बलूचिस्तान ये सारा मुझे दे दो, बचा हुआ प्रांत आप रख लो, पूरा भारत आपका, ऐसा मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। मराठे चाहते तो उसके साथ समझौता भी कर सकते थे, लेकिन मराठों ने कहा 1 इंच जमीन हमारी नहीं देंगे, ये हमारे देश की जमीन है। और वहां पानीपत में जाकर मराठे लड़े, लाखों मराठे वहां मरे, लेकिन 10 साल में जाकर वापस इस दिल्ली पर मराठों ने कब्जा किया और भगवा झंडा यहां लगाया। ये मराठों का इतिहास है। ये मराठी आदमी इतना संकुचित हो ही नहीं सकता। देखिए, ये सारी राजनीति है। आम मराठी आदमी को मराठी से प्यार है, मराठी के लिए वो निश्चित रूप से आग्रही है, लेकिन उसके ऊपर हिंसा करने वाला आम मराठी आदमी नहीं है। राज ठाकरे तो कह रहे हैं, निशिकांत दुबे को जवाब दिया उन्होंने कहा तुम मुंबई आओ, समंदर में डुबा डुबा के मारेंगे। ये उनको पटक पटक के मारेंगे, वो उनको डुबा डुबा के मारेंगे, ये दोनों से हमारा कोई वाकयात नहीं है। जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, किसी के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे, और जो भारत का कानून कहता है वही हम करेंगे। एक फाइनल सवाल ले सकते हैं ऑडियंस से। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पिछले कुछ समय से साथ देखने को मिले हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनके दिल भी मिले हैं और इनका महाराष्ट्र की राजनीति पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, इनके दिल में क्या है ये तो वही जानते हैं, मुझे पता नहीं है इनके दिल में क्या है। लेकिन कई बार राजनीतिक मजबूरियां ऐसी होती है कि लोगों को साथ में लाती है। तो अब राजनीतिक मजबूरी तो दोनों की है, इसलिए दोनों साथ में आए हुए हैं। अब आगे ये क्या करते हैं मुझे पता नहीं, पर मैं इतना आपको कहता हूँ, आज चूँकि आपके पास तो ये एपिसोड रिकॉर्डेड रहेगा, इसलिए बीएमसी के चुनाव के बाद आप ये जरूर एपिसोड दिखाना। कोई भी किसी के साथ चला जाए, बीएमसी के चुनाव में हम ही जीतेंगे। हमारी जो महायुति है, हमारी जो एनडीए अलायंस है, ये एनडीए अलायंस बीएमसी जीतेगी।
लेकिन महाराष्ट्र में तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जो काम नहीं कर सके, बाला साहब ठाकरे जिन दो भाइयों को इकट्ठे नहीं ले आए, देवेंद्र फडणवीस उनको साथ ले आए। देखिए, ये तो मैं बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कई मीडिया के लोग तो ये दोनों साथ में आए तो ऐसा दिखा रहे हैं कि मानो हम ही लोगों ने इनको बाहर निकाला था, हमारा तो कोई हाथ नहीं था। अरे आप आपस में झगड़े, उद्धव जी ने राज ठाकरे को बाहर निकाला, अब वो दोनों साथ आ रहे हैं तो अच्छी बात है। और अगर साथ में आने का श्रेय मुझे मिल रहा है तो मैं तो लेना चाहूँगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट। अब पवार साथ में आ सकते हैं, ठाकरे साथ में आ सकते हैं, तो ऐसा भी दिन हो सकता है कि उद्धव और शिंदे साथ में आ सकते हैं। आ जाए तो मुझे क्या, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जब पॉलिटिकल अलायंस करना बड़ा आसान होता है, जैसे हमने और अजीत दादा ने अलायंस किया तो पॉलिटिकल अलायंस है, लेकिन जब दिल टूटे हुए होते हैं, जब दिल एक प्रकार से दूर हुए होते हैं, तो अलायंस करना बड़ा कठिन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ये दिल का मामला है।